नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मौर्य एडुहब पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास। ये टॉपिक न केवल इतिहास को जानने के लिए, बल्कि अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारे संविधान की नींव रखी गई। भारत का संवैधानिक विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से हुई और जो भारत के अपने संविधान को अपनाने के साथ समाप्त हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और प्रारंभिक स्थिति। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक राजलेख, रॉयल चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 1599 ईस्वी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। व्यापारिक कंपनी का काल 1600 से 1757 उदास स्माइली 1600 से 1757 ईस्वी तक यह कंपनी मुख्य रूप से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य करती रही। राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति 1757 उदास स्माइली 1757 के प्लासी के युद्ध के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनैतिक सत्ता प्राप्त हुई, जिसने उसके व्यापारिक स्वरूप को बदल दिया। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण 1773 उदास स्माइली ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु एक अधिनियम पारित किया गया, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह अधिनियम कंपनी की आर्थिक सहायता करने और उस पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। उद्देश्य: कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, कंपनी के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना, ब्रिटिश संसद का कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करना, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाना। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिससे उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, एक गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य। अन्य प्रेसिडेंसियों का अधीन होना: मद्रास और बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जिससे बंगाल की केंद्रीय स्थिति मजबूत हुई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 उदास स्माइली 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। निजी व्यापार पर रोक: रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने पर पूर्ण रोक लगा दी गई, ताकि भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके। संसदीय नियंत्रण की शुरुआत: इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणों के प्रयासों की शुरुआत हुई। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह संशोधन अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों और कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। उद्देश्य: 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों को दूर करना। अन्य नाम: इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर: इस अधिनियम के अनुसार कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे, जिससे प्रशासन को अधिक स्वतंत्रता मिली। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण:
1781 का संशोधनात्मक अधिनियम कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सुनिश्चित किया गया तथा उसे कलकत्ता के सभी निवासियों पर लागू कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को और अधिक मजबूत करना था। उद्देश्य: ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना और ब्रिटिश सरकार का कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ाना। द्वैध शासन की शुरुआत। इस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम कंपनी की व्यापारिक एवं राजनैतिक गतिविधियों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। इसी एक्ट द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट द्वारा 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल का गठन किया गया, जिसे भारत के प्रशासन के बारे में निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिससे सीधा ब्रिटिश सरकारी नियंत्रण स्थापित हुआ। 1813 का चार्टर एक्ट। यह अधिनियम कंपनी के एकाधिकार को कम करने और ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया था। कंपनी का नियंत्रण अधिकार। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जारी एकाधिकार। भारत में चाय व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। मिशनरियों को प्रवेश की छूट। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट प्रदान की गई, जिससे धार्मिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। शिक्षा के लिए प्रावधान। इस एक्ट में 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष अलग से रखने का प्रावधान पहली बार किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना था। राजस्व का कंपनी भागीदारों को। भारतीय राजस्व का 10.5% कंपनी के भागीदारों को दिया जाने का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश सम्राट की सत्ता। इस एक्ट द्वारा कंपनी अधिग्रहित सभी भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट की सत्ता स्थापित कर दी गई, जो क्राउन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक विकास से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों को समझा, जिन्होंने हमारे देश के इतिहास को आकार दिया। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मौर्य एडुहब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।